नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। चलिए, आज हम मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री रविंद्र कुमार जी से। नमस्कार सर, हमारे चैनल पर आने के लिए। वकील साहब, बड़ा ही राजनीति में उठक पटक चल रही है और जैसा हम देखने को मिल रहे हैं कि इस समय वकीलों की बहुत बड़ी अहम भूमिका चल रही है। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि राजनीति की डेफिनेशन आखिर क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी राजा हुए हैं, अंग्रेज़ों के टाइम के हों या मुगल राज के टाइम के हों, राजा जो भी होता है उसने अपनी करनी में कसर नहीं छोड़ी है। तो आज जो करनी राजनीति में जो हो रहा है उसको आप कैसा लेते हैं, कैसे समझते हैं? राजनीति का मतलब, अगर जो राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं जी, उसमें जो सबसे सटीक परिभाषा है जी, वो मैकियावेली की है जी, और मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में ये जी, कहा था जी, कि राजनीति सत्ता की प्यास है। जी, यानी राजनीति का मतलब है येन केन प्रकारेण, जी, आप सत्ता को कैसे हथिया लेते हैं। जी, जी, और इसीलिए हम राजनीति में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जी, कि जहाँ पर कि बेटे ने बाप को कैद कर लिया, जी, माँ ने बेटे को कत्ल करवा दिया, जी, जी, यहाँ तक कि गुरु ने शिष्य को मरवा दिया। मरवा दी। द्रोणाचार्य का उदाहरण है हमारे सामने। अंगूठा उसका काट लिया गया था। जी हाँ, जी, और उल्टा उदाहरण आज के समय का है जी, कि नरेंद्र मोदी ने अपने गुरु जी, लाल कृष्ण आडवाणी को, जी, मुरली मनोहर जोशी को जी, और बाकी बुजुर्ग लोगों को जी, जबरदस्ती वनवास दे दिया है जी, और ये कह दिया है कि आप मार्गदर्शन मंडल में बैठो, बैठो, आराम से बैठो, आप आराम करो। ये राजनीति का मूल है जी, कि किसी भी तरह से सत्ता जी, हथिया लेनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि सत्ता जिसके हाथ में होगी वही अपनी मनमर्जी कर सकता है। बराबर। तो जैसे कि अभी आज दिल्ली सरकार की जो एक्टिविटी चल रही है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया भी आज, यानी कि पहले सीबीआई की कस्टडी में थे, अब ईडी की कस्टडी में। आखिर साफ साफ ये माजरा क्या है, ये समझ नहीं पा रही है हमारी। माजरा ये है कि एक पुराना एक गाना था कि काजल की कोठरी में कितनों ही स्याना जाए, जी, एक लीक काजल की लागे ही लागे। जी, जी, ये दिलीप कुमार का एक गोपी फिल्म आई थी, उसमें जी, एक गाना था। जी, उसमें लाइन थी कि काजल की कोठरी में कितना भी स्याना, मान लो मैंने तो सफ़ेद चिट्टे कपड़े पहन रखे हैं, जी, जी, और मैं काजल की कोठरी में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं इस पर दाग जरूर लगेगा। अवश्य। और दाग इसलिए लगेगा क्योंकि जितनी हमारी जो जी, ड्रेस है, हमारा जो चरित्र है, जितना साफ होगा जी, उस पर एक छोटा दाग भी नजर आएगा। अगर मैं सारे के सारा काले कपड़े पहन लूँ जी, तो किसी को नजर ही नहीं आएगा जी, कि मैंने जो है क्या आपने को बुरा किया है, क्या अच्छा किया है, तो पता नहीं चलेगा। तो जो जितना अपने को उजला दिखाने की कोशिश करता है उसको उतना ही सटीक और सतर्क रहना चाहिए कि उसके कर्म दुष्कर्म ना बने और उसको जो है अपने जीवन में आने वाले समय में जलालत ना झेलनी पड़े। जी, जी, अब आप जी, जी, अब ये जो मनीष सिसोदिया हैं या अरविंद केजरीवाल हैं, आपको याद होगा सन 2012 में, आज से 9 साल पहले, इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हाँ, इनके आंदोलन का नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत। जी, जी, और इन्होंने उसमें लोगों को जोड़ा जी, और आरएसएस ने इनका पूरा साथ दिया। जी, और इनका ये था उस समय कि बड़े आराम से ये जो हमारे अरविंद केजरीवाल हैं, उनके साथ की जो मंडली है, वो हमेशा बहुत गट्ठर लेके चलते थे कागजों का और कहते थे ये दस्तावेज हैं शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के दस्तावेज सबूत हैं। ये जो सबूत हैं ये शायद पवार के भ्रष्टाचार के सबूत हैं, ये मनमोहन सिंह सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। उसी तरह आरएसएस कहती थी, आरएसएस के जो सीएजी थे उस समय विनोद, वो हमेशा कहते थे कि जी 2G में 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया राजस्व को। उस समय बड़े बड़े दावे किए जाते थे और ये 2G 3G सारे जी जो है इकट्ठे होकर आरएसएस के जो लोग हैं वो जी करते हुए एक तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपने सामने खड़ा किया, ताकि मुझे जब भी अरविंद केजरीवाल का वो प्रकरण याद आता है तब मुझे याद आता था कि जिस तरह महाभारत में शिखंडी को अर्जुन के
रथ के आगे खड़ा किया गया था ताकि द्रोणाचार्य उस पर जो है तीर ना चलाएं। शिखंडी पे उन्होंने शपथ ली थी कि मैं शिखंडी पे कभी भी तीर नहीं चलाऊंगा। तो जब भी लड़ाई होती थी वो शिखंडी की तरह जो है शिखंडी को आगे खड़ा कर देते थे और अर्जुन पीछे से तीर डालता रहता था। तो उनके सारे शरीर में वेद हो गया, सारे शरीर में तीर लग गए। तो केजरीवाल समझिए आरएसएस का शिखंडी है, जिसने उस समय की जो सरकार थी मनमोहन सिंह की उस पर तीर दागने का काम किया। और मजे की बात यह है कि आज जो है जब उसी तरह के तीर जो है केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, उनके जो मंत्री हैं दूसरे सत्येंद्र जैन, उनको लग रहे हैं तो बड़ा बिल बिला रहे हैं कि जी हम पे ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं। अच्छा, पब्लिक मतलब कुल मिला के केजरीवाल के ही खिलाफ सभी इकट्ठे हुए हैं, सभी यानी पार्टी से लेके अब जनता में भी यानी थोड़ा थोड़ा उनका रुख बदलता जा रहा है। सबको शक तो पहले था लेकिन अब यकीन में बदलता जा रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार का सबूत जो है आप देखिए, केजरीवाल जो था जब 2012-13 में बिल्कुल छुआरे की तरह पतला सा था। जी। उसकी कपड़े जो है हमेशा आप देखोगे कि वो ढीले ढाले कपड़े पहन के चलता था। विपासना वगैरह भी करने गया था, विपासना वगैरह भी करने गया, चप्पल पहन के घूमता था। जी। और उसके बाद क्या हुआ कि अब केजरीवाल जो 51 किलो का था वो 68 किलो का हो गया। जी। अब 68 किलो के केजरीवाल के कपड़े फिर वैसे ही पैसे ढीले हो जाते हैं। जी। तो मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि अगर मैं मोटा हूँ और मेरे कपड़े जो है ढीले ढाले हैं, तब तो मैं और मोटा हो जाऊंगा तो टाइट हो जाएंगे। तो ये जानबूझकर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जानबूझकर ढीले ढाले कपड़े खरीदता है। जी, ये बात। यानी ये वैसा आदमी है, मैं राजनीति में नाम तो नहीं लूंगा उस आदमी का, एक बहुत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, तो वो हमारे बड़े करीबी दोस्त थे। तो वो बढ़िया जो है मर्सलीन खादी, यानी आज मर्सलीन खादी का जो कुर्ता है उसकी जो कीमत है वो 1400 रुपये मीटर है। तो मर्सलीन खादी की वो शर्ट पहनते थे और धोबी को कहते थे तो इसको इतना पटक कि चटक जाए। उसमें जो है तरेड़ आ जाती थी और वो तरेड़ आकर जो है वो पहन के अपने ऑफिस जाते थे, बिल्कुल धोबी की धुली हुई। तो कोई भी बड़ा नेता जब जाता था तो वो कहता था जी आपकी ये शर्ट जो है चटक गई है। तो बोले गुरुजी मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, थोड़ा दान दक्षिणा दो, ब्राह्मण हूँ। तो वो हर आदमी से उस जमाने में आज से 20-25 साल पहले 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपये वसूल लेते थे ये दिखाकर। तो इस तरह का ढोंगी जो है ये केजरीवाल है। और केजरीवाल ही नहीं, इसकी जो पूरी की पूरी पार्टी है, इसका हर जो विधायक, पार्षद, इसका मंत्री, इसका हर जो है सांसद, सारे के सारे पाखंड में इस तरह डूबे हुए हैं। जैसे आप देखते हैं ना रसगुल्ला जो है रस में डूबा होता है या गुलाब जामुन मीठे में चाशनी में डूबी होती है, तो ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। अच्छा, चलिए मान लेते हैं यानी चलो केजरीवाल जी डूबे हुए हैं। इससे पहले भी कई कांग्रेस का राज देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी कभी पीएम हुआ करती थी। हमने इमरजेंसी का टाइम भी देखा है कि उस समय भी विपक्ष को उसने उठा के बंद किया। तो उसको वही प्रक्रिया आज भी चल रही है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए हिंदुस्तान आज़ाद हो गया लेकिन सत्ता का चरित्र नहीं बदला। जी। पुलिस का चरित्र नहीं बदला। जी। पुलिस अंग्रेजों के टाइम में भी लोगों को ठोकती थी, झूठे मुकदमे बनाती थी, देश आज़ाद हुआ तब भी बनाती है और आज भी पुलिस का वही काम है। वैसे लोग कहते हैं हम जन सेवक हैं, पुलिस जनता की सेवा के लिए है। क्योंकि पुलिस को जो तनख्वाह मिलती है, उनकी जो गाड़ियाँ चलती हैं, उनके जो घरों में या थानों में जो एसी चलते हैं वो जनता के टैक्स से चलते हैं। तो ये वो लोग हैं जो खाते भी हैं, गुर्राते भी हैं और गुर्राते ही नहीं बल्कि जो है जब मौका पड़ता है तो फाड़ भी खाते हैं। तो इस तरह का चरित्र जो है हमारे यहाँ पुलिस का, नेताओं का, अफसरशाही का है कि वो सबसे ज़्यादा हमेशा कहेंगे सत्यमेव जयते, पीछे लिख लेंगे जी बहुत बड़ा सत्यमेव जयते, और वो हमेशा बताएंगे जी सत्यमेव जयते की सत्य की जय होती है। लेकिन हर जगह आप देखेंगे सत्य की ही पिटाई होती है। जो आदमी सत्य पर रहता है उसको ही पीटा जाता है, उसी को दबाया जाता है, उसी को कुचला जाता है, उसी पे झूठे मुकदमे होते हैं और वही बेचारा दुखी हीन दीनहीन होकर जब सड़क पे मिलता है। अभी और आज हम देख रहे थे कि स्पीच चल रही थी, परवेज वर्मा जी हैं, साहब सिंह के बेटे सांसद हैं, वो भी यानी केजरीवाल को पता नहीं बहुत सारी बातें बोल रहे थे स्टेज पे खड़े होकर। तो क्या ये मतलब एक सांसद को इतना तरह से बोलना ठीक लगता है? देखिए ऐसा है कि प्रवेश वर्मा जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके पिता जो होते थे साहब सिंह वर्मा, उन्होंने उसे घर से बाहर निकाला हुआ था, डिसोन किया हुआ था। अच्छा। और उन्होंने कह रखा था जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर नहीं आएगा। वो तो अचानक उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और एकदम इसने जो है उनकी सारी उस पे सारी बात पे
प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। अच्छा। इसीलिए अपना नाम में जब इसको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते थे तभी अपने नाम के पीछे साहब सिंह वर्मा घुसेड़ लेता था। जी जी। लिखता था प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी। फिर जब इसे लगा कि अब मेरी पहचान बन गई है तो उसने बाप का नाम निकाल कर, जैसे दूध में से मक्खी होती है बाहर निकाल के फेंक दिया। अब ये फिर प्रवेश वर्मा हो गया। तो ऐसे नरेंद्र दामोदर मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब उनको एक आदमी ने कह दिया कि नरेंद्र अडानी दास मोदी जी, तो वो उस पर मुकदमा भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट को जाकर उनको अपनी गुहार लगानी पड़ी। तो ये लोग जो है ये वो लोग हैं जो अपने बाप के नाम को त्याग देते हैं, बाप की फोटो त्याग देते हैं। इनको ये लोगों को ये नहीं पता था कि इनके बाप की जन्मदिन कम है, मृत्यु दिन कम है, कब क्या है। तो ये लोग जो है पाखंडी लोग हैं। और राजनीति में आज के समय में सफल होने का मंत्र यही है कि जब मौका मिले गधे को बाप बना लो और जब मौका ना हो तो बाप को गधा बना के भूल जाओ। बहुत अच्छी तो बात ये सारे लोग जो है चरित्रहीन लोग हैं, संस्कारहीन लोग हैं। इनको भारतीय सभ्यता और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये उसका गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। और केजरीवाल हो या और दूसरी पार्टी के लोग हों, आप पाएंगे कि आज इस पार्टी में, शाम को कहीं दूसरी पार्टी में, तीसरे दिन कहीं और मिलेंगे, चौथे दिन मदरा पार्टी में मिलेंगे, पांचवें दिन डांस पार्टी में मिलेंगे। तो ये पार्टियां बदलने वाले हैं, ये कपड़ों की तरह पार्टियां बदलते हैं। और इसलिए इनका ना संस्कार है ना इनकी कोई विचारधारा है। इनकी एक विचारधारा एक है कि जहां माल मिले वहां चले जाओ। अभी सारे विपक्षी दल एकजुट होकर के और दिल्ली में क्या मतलब हर जगह मतलब एक भाजपा के खिलाफ मतलब खड़े हो गए हैं, ये कहाँ तक सही है? देखो, राजनीति में मैंने पहला वाक्य यही बोला, ध्येय वाक्य है कि राजनीति सत्ता की प्यास है जी, इज अ थर्स्ट फॉर पावर जी। तो अब आप समझिए पावर कैसे आप कब्जा करेंगे, उसकी रणनीति बनाते रहते हैं। ठग होता है ना, वो दिन भर सोचता रहता है कैसे इस आदमी को ठगना है। ऐसे ही जो डाकू होते हैं वो सोचते हैं कैसे डकैती डालनी है। तो जो राजनीति का आदमी है वो सोचता है कि कैसे पावर को ग्रैब करना है, पावर को हथियाना है और हथिया के उसे हमेशा जो है अपने पास रखना है। अब आपने कहा कि विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे हैं, तो अब जो है चुनाव का मौसम आ गया है। ये नरेंद्र मोदी सरकार का चौथा साल खत्म हो रहा है। ओके, तो इनका 80% समय खत्म हो गया जी। अब लास्ट का 1 साल रह गया जी। अब 1 साल में चुनाव के लिए सबको अपनी रणनीति बनानी है। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, वो तो अगर मान लो सुबह उठते हैं और टॉयलेट भी जाते हैं तो तब भी वो राजनीति की बात सोचते हैं कि कैसे सत्ता को या कैसे किसी विधायक को जो दबोचा जाए, उससे पैसे लिए जाए, उसे अपनी पार्टी में लाया जाए। तो बाकी राजनीतिक दल जो है ये सोचते हैं ये 1 साल पहले जगे हैं, इन्हें 5 साल पहले ही जग जाना चाहिए था। लेकिन अब ये जगकर जो है इकट्ठे हो रहे हैं। तो हर जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन होता है, तो मैं राजनीति को अगर सीखना हो जिसको, तो मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति जो है कैलाइडोस्कोप की तरह होती है। कैलाइडोस्कोप क्या होता है, जब बचपन में हम जाते थे तो एक नली सी मिलती थी, उसके अंदर 3 जो है शीशे लगे होते थे, मिरर लगे होते थे, और उसमें कांच की चूड़ियाँ जो है वो डाल दी जाती थी। और जैसे आप हिलाते थे तो वो चूंकि उनका रिफ्लेक्शन आता था तो वो रंग बदलती थी हर वक्त। हर वक्त रंग बदलती थी और आपको हर बार नया तरीका मिलता था। तो हिंदुस्तान की राजनीति को अगर आपको परिभाषित करना है किससे मिलती है, तो कैलाइडोस्कोप से मिलती है। सतरंगी राजनीति है, जैसे ही आप उसको घुमाएंगे आपको उसमें पता चलेगा कि रंग बदल गया, और रंग बदल गया तो वही जो है अखबार की खबर बन जाती है, वही सुर्खी बन जाती है। बिहार में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री, बड़े भावी मुख्यमंत्री रहे हैं, और नाम तो ये रहा कि उनका नाम से कई चीज़ यानी आज भी चलती हैं। और चारा घोटाला में ऐसे फंसे कि आज तक वो सजा भी काटी उन्होंने, आज बाहर हैं, लेकिन फिर दोबारा सीबीआई का शिकंजा इन पे, ये ऐसा क्यों? उनके परिवार पे भी आजकल मतलब हो गया है। ऐसा है, सीबीआई वाले खाली वक्त में जब बैठे होते हैं ना और अचानक आता है भाई कुछ करना है जी, तो एकदम कहते हैं चलो लालू के घर चलो, वहाँ चलो। उसके परिवार यानी उनका एक शक्ल हो गया, पास टाइम हो गया। अच्छा, जैसे सीबीआई वालों का, ईडी वालों का, इनका बेचारों का पास टाइम है कि और कुछ नहीं करना। तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, चलो पान खाए आते हैं, कोई कहे जी चाय पी आते हैं, तो सीबीआई वाले, ईडी वाले कहते हैं चलो लालू जी क्या छापा मार लेते हैं। तो अब हमेशा वो लालू जी पे इस हद तक जो है मेहरबान है कि कई बार तो लगता है कि अगर लालू जी नहीं होते तो लगता है कि सीबीआई के आधे अफसर तो बेचारे उनकी छटनी हो गई होती, कभी नौकरी पे नहीं आते। और जितनी सीबीआई की अदालतें बिहार की हैं वो तो बेचारी बंदी हो जाती, उनमें ताले लग जाते अगर लालू जी नहीं होते। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों मतलब? क्योंकि हर वक्त वो लालू जी के पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा, लालू, उन्हें लगता है कि लालू जी से कुछ ले लिया जी। अभी उनके फैमिली को मतलब देखिए, आज उसकी जो कभी पहले नाम भी नहीं बताते कि नाम नहीं था उन लोगों का, आज उनकी बेटी की जो 4 और 5 जो बेटियां, उनका भी, उनके हस्बैंड का भी नाम सीबीआई
ने नोटिस भेजे हैं और उनको बुलाने जैसा काम कर रहे हैं, तो मतलब ये इसमें क्या वो? देखिए ऐसा है, आरएसएस वाले जो है उनके पास एक मंडली है। अच्छा। उनका काम है वो अफवाह फैलाते हैं। अच्छा। और इसीलिए इंदिरा गांधी कहती थी आरएसएस जो है अफवाह फैलाने की फैक्ट्री है। अच्छा। तो र्यूमर मॉन्गर्स जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, तो ये झूठ फैलाते रहते हैं। अच्छा। ये कहते हैं जी लालू जो गाय भैंस को दूध दोता था, उसकी फोटो है, क्योंकि वो यादव परिवार से आए ही रहे, तो अब उसके बेटों के पास इतनी कैसे दौलत आ गई। हाँ, ये एक सवाल जनता के, और ये बात सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि लालू यादव बड़े भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि लालू यादव का राजनीतिक चरित्र और राजनीतिक जीवन जो है जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से शुरू हुआ। आंदोलन से 1974 का जो आंदोलन हुआ, 72 और 74 के आंदोलन के बाद वो मुख्यमंत्री भी रहे, रेल मंत्री भी रहे, प्रभावशाली नेता भी रहे, और बिहार ही नहीं, उन्होंने पूरे देश की राजनीति को एक दिशा दी जिसके तहत लोगों ने देखा कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई और पिछड़ों को आरक्षण मिला। तो लालू एक लोक नायक नेता है। उसके बनाए हुए बनिस्पत अगर आप देखें दूसरी तरफ, जब जिन लोगों के दिल पे सांप लौटता रहता है लालू यादव को देखकर, कि गौतम अडानी 88 में 2 व्हीलर पर अपने भाई विनोद अडानी के साथ बैठकर पायरेटेड सीडी बेचते थे, चुरा के लाते थे। कस्टम ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। 30,000 केस में अडानी पे मुकदमा हुआ। अच्छा। और अडानी पे 85 मामलों में मैंने खुद जानता हूं मैं कि एंटीसिपेटरी बेल थी। जी। अब उस अडानी का जो साम्राज्य है वो 12 लाख करोड़ रुपए का हो गया। और अगर उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो लालू यादव का तो 12,000 भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, उसके 1200 करोड़ भी नहीं हुआ। तो इसलिए जो है एक आदमी जो कि हमारा प्यारा पाला हुआ है ना, तो उसको तो लगता है कि इससे जो बढ़ता रहे, चूहा बढ़कर जो है शेर और हाथी और डायनासोर के बराबर हो जाए, और दूसरे नेताओं को लगता है कि भूखे मर जाएं। ये सरकार ने, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब नोटबंदी की थी तो नोटबंदी के पीछे मोदी जी की कोई मंशा नहीं थी। अच्छा। मोदी जी को नोटबंदी से कोई मतलब नहीं था। मोदी जी को देश के लोगों के भले से कोई मतलब नहीं है। हुआ ये कि मोदी जी के एक सलाहकार होते थे करनैल सिंह, जो कि ईडी के डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे एक हसन अली, एक घोड़े वाला था पूना का, जो रेस के पंटर था, उसके मामले में मुझे बुलाया और बातचीत चलती रही। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा भाई फलाने पे कितने पैसे हैं, तो मैंने कहा भाई इस नेता पे 80,000 करोड़ रुपए नकद हैं, जयललिता पे 40,000 करोड़ नकद है, मायावती पे 40,000 करोड़ नकद है। तो एक कागज पे लिखते रहे और लिखकर कहा कि अच्छा 3 लाख करोड़ मैंने हिसाब दिया कि 3 लाख करोड़ नकद इन लोगों के पास है। तो जब उन्हें पता चला तो उन्होंने वो खबर मोदी जी को दी, और मोदी जी ने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, यूपी के चुनाव थे, तो उन्होंने कहा कि अगर नोटबंदी कर दूंगा तो नोट नहीं बचेंगे, सारे कंगले हो जाएंगे और सारे नेताओं का दिवाला निकल जाएगा। और इसलिए मोदी जी ने नोटबंदी की थी। और ये प्रमाणिक दस्तावेज मैंने उस समय भी कर्नल सिंह जी को भी भेजे, मोदी जी को भी भेजे, अपोजिशन के नेताओं को भी भेजे। लेकिन ये अपोजिशन के नेता इतने नालायक और गधे हैं कि वो चिट्ठियां लेके रख तो लेते हैं, पढ़ नहीं जानते। ये अनपढ़ जो है कुजात नेता जो है हमारे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। राममनोहर लोहिया कहते थे कुजात नेता हैं ये अपनी जात को भी भूल जाते हैं, अपने मकसद को भी भूल जाते हैं, और इसीलिए जो है बाकी जो लोग इनको बरगलाते हैं उनकी बात पे चलते हैं। इनका अध्ययन करने का, पढ़ने लिखने का, चीज़ों को समझने का मादा, हिंदुस्तान के अगर 850 सांसद हैं और 885 जो हारे हुए सांसद हैं तो 1700 के करीब हो गए। ये सारे के सारे नालायक और अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, और अभी पढ़ते नहीं, अखबार भी नहीं पढ़ते। ये सिर्फ अपनी फोटो देख लेते हैं और फेंक देते हैं, और ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो 2-4 अफवाहें आती हैं उस पर चलते हैं, और इसीलिए इन्हें सच और झूठ का पता नहीं है। अच्छा, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री होते वीपी सिंह। वीपी सिंह के समय में हमने भी समझा कि देखिए सच्चाई को जितना दबाया जाता है, सच्चाई तो दबाने के लिए होती है, तभी राज किया जाता है, और ये सभी राजा जानते हैं, सभी पीएम जानते हैं। हमने उस समय भी देखा कि ये फाइल जो होती है, जैसे कि कोई वो मंडल कमंडल चला था उस समय, वो हमने ही, मेरा ही नारा दिया हुआ था। अच्छा। हमने जब इन्होंने 27% आरक्षण दिया था तो मैंने 27 अपने कार्यकर्ताओं को, भारत मुक्ति मोर्चे के कार्यकर्ताओं को ड्रेस पहनाई थी साधुओं की। अच्छा। और उनके हाथ में कमंडल दिया था। अच्छा। और हमने बोट क्लब से वो जुलूस निकाला था, और तब हम गए थे शास्त्री भवन, क्योंकि शास्त्री भवन में वहाँ पर उस समय मंडल आयोग का ऑफिस था। तो तब हमारा नारा था सरकार के हाथ में मंडल है, हमारे हाथ का मंडल है। और इसी नारे को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अख्तियार किया, लिया, और तब लाल कृष्ण आडवाणी ने जो है, इस पे कार्टून भी बहुत सारे बने थे, तब उन्होंने कहा मैं रथ यात्रा चलाऊंगा। तो ये नारा मेरा दिया हुआ है और हमने इसे किया था, और सारे अखबारों में, सारे मैगजीनों के फ्रंट पेज पर ये फोटो छपी थी।
अच्छा, एक आज हर समाज, देखिए एक हम मुस्लिम लीग को लेते हैं, मुस्लिम समाज को लेते हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सब चर्चाएं करने लगे हैं जी। ये क्या खास कारण है? मतलब सब उसके पीछे पड़ गए, मतलब कि उसके पद पे चलेंगे, मानेंगे नहीं। संविधान कोई नहीं पढ़ता जी, ये अनपढ़ लोग, जाहिल लोग हैं जी। अगर आप देखेंगे कि संविधान, भारत का संविधान मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जी, जी। ओरिजिनल जो उसकी वो है जी, जी। कॉपी, जी। तो उसमें जो पहला हस्ताक्षर है, आप एक मिनट रुकिए जी, ये है जी वो, जी ये इसमें एक बार दर्शन दिखा दीजिए। ये भारत का संविधान का आ जाएगी, ओरिजिनल सही कॉपी है। जी जी और इस कॉपी को अगर हम खोलेंगे जी। और इसमें देखेंगे कि किसने साइन की है, ये साइन है अच्छा, जो लोगों ने किया है। अच्छा, ये लो, ये ठीक, पहला इसमें हस्ताक्षर जो है जवाहरलाल नेहरू का है। जी जी तो नेहरू जी जो थे इस संविधान के पहले हस्ताक्षर करने वाले थे जी। इसका मतलब इस संविधान की आत्मा जी। नेहरू जी ने तय की थी। जी जी अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जी। लेकिन उनका सिग्नेचर तीसरे नंबर पर है, उनका दूसरे नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है जी। तो राजेंद्र प्रसाद इसलिए थे क्योंकि संविधान सभा के सभापति थे जी। तो ये अनपढ़ ऐसे लोग हैं, अगर इस पेज को ही पढ़ लें तो समझ आ जाएगा कि किसको आपको क्या दर्जा देना है। बराबर। लेकिन चूंकि जो आदमी, हर आदमी समझता है कि मैं अपने परिवार का ही गुणगान करूं, तो वो सब बताएंगे कि जो भीम पलासी की लड़ाई थी वो भीम पलासी ने लड़ी थी, क्योंकि भीम पलासी कोई नहीं था, क्योंकि पानीपत की लड़ाई थी, पलासी की लड़ाई थी। तो लोग जो है इतिहास को पढ़ते नहीं हैं, इतिहास को देखते नहीं हैं, और एक जो धारणा बन जाती है उसी पे चलने लगते हैं। बहुत अच्छा आपने बोला। लास्ट में आखिरी क्वेश्चन हमारा बस ये रहता है कि दिल्ली की राजनीति इतनी गर्मा रही है कि रोज़ आए दिन दिल्ली पुलिस के लिए इतना बड़ा काम बढ़ गया है कि ज़्यादातर मैं देखता हूँ आईपी स्टेट थाने की तो टोटल पुलिस आईटीओ पे धरी रहती है, डीसीपी वहाँ खड़ा रहते हैं, कमिश्नर वहाँ खड़े रहते हैं। आखिर केजरीवाल जी ने ऐसा सगुफा छेड़ा है और इस चक्कर में अंदर भी हैं, लेकिन पुलिस भी परेशान है कि करें क्या। पुलिस का तो देखो ऐसा है, हिंदुस्तान में पुलिस जो है, मैंने पहले भी कहा कि ये अंग्रेजों की इजाद की हुई पुलिस थी जी। ये पुलिस जो है इंपीरियलिस्टिक पावरों की, साम्राज्यवादी ताकतों की पुलिस है, सामंतवादी ताकतों की पुलिस है। ये पुलिस जनता के भले के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑर्डर को पालन करती है और जनता को कुचलती है। पहले जब प्रदर्शन होते थे, आपको भी याद होगा, एक घोड़े वाली बटालियन होती थी, उसमें बैटन बटालियन, हॉर्स बटालियन होती थी, वो घोड़े वाले आते थे, उनके पास झंडे भी होते थे और चाबुक भी होते थे। तो वो इसलिए होती थी ताकि भीड़ को कुचल सके। अच्छा, तो भीड़ पे घोड़ा छोड़ देते थे और घोड़े को क्या पता नहीं कुचल जाए, टापू से घोड़ा अपने टांग उठा के मारेगा, डर के मारे तो आपका सर भी फूट सकता है, मर भी सकते हैं, आपको पसलियां भी फूट सकते हैं। तो वो घोड़े तो चले गए, लेकिन ये जो आदमी रूपी जो घोड़े हैं ये अभी भी पुलिस में कायम है और इनको बेचारों को कोई किसी तरह की कोई स्वतंत्रता नहीं है कि अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकें। अच्छा। इनको तो जो ऊपर से ऑर्डर आएगा, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, गोली डाल दो, गोली डाल दो, आंसू गैस करनी है, आंसू गैस कर दो। और भारत की पुलिस का पूरा चरित्र किसी भी तरह के आंदोलन के खिलाफ है। अगर नरेंद्र मोदी भी किसी आंदोलन को करेंगे तो दिल्ली पुलिस उनकी वैसे ही पिटाई करेगी जैसे वो पिटाई जो लोग और आंदोलन करते हैं उनकी करती है, क्योंकि पुलिस के लिए नरेंद्र मोदी का मतलब कुछ नहीं है। उनका मतलब यह जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमारे सामने आएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये पुलिस जो है पुलिस नहीं है, ये दिमागहीन रोबोट हैं जो जनता को कुचलने का काम करते हैं, जनता को पीटने का काम करते हैं। हाँ, पुलिस में एक मानवीय चेहरा जरूर है। जब पैसे लेने की बात आती है तो तुरंत गिन लेते हैं, लाख का ये मरीज आ गया है, अब इससे कैसे हो। ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक बात लास्ट में एक और रह गया, आम आदमी पार्टी के इतने विधायक, इतने निगम पार्षदों पर एलिगेशन भी लगे हैं, केजरीवाल जी ने किसी चीज़ में कोताही ना बरतते हुए सबको, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया अपने विभाग से, विधायक हो या निगम पार्षद हो। तो ये जितने भी इनके ये जो निलंबित करते हैं या सस्पेंड करते हैं, ये तकिया कलाम है या मतलब इनको तो इनसे खतरा हो जाता है केजरीवाल को। शुरू में केजरीवाल ने लिखा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, जी, जीरो टॉलरेंस है जी,
भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा जी। जिस आदमी में भ्रष्टाचार होगा, केजरीवाल ने कहा मैं इसे पद से भी हटा दूंगा, जी। पार्टी से भी निकाल दूंगा जी। लेकिन केजरीवाल ने देखा कि यहाँ तो पूरा आवा का आवा ही भ्रष्ट है, ये तो पूरा रावण खानदान है। जी। एक विभीषण मिल सकता है रावण खानदान में, जी। बाकी तो सारे दैत्य ही मिलेंगे, दानव ही मिलेंगे, जी। काले रंग के ही मिलेंगे, जी। भ्रष्टाचारी मिलेंगे। इसीलिए आप देखिए सत्येंद्र जैन जेल में होते हुए भी, जेल मंत्री होते हुए भी अपनी ही जेल में वो रहते थे और उनके ऊपर ये सारे आरोप थे कि उन्होंने जेल में सारी सुविधाएं ली। तो केजरीवाल कोई नैतिक आदमी नहीं है। अब मनीष सिसोदिया जेल में गए तो उसको भी केजरीवाल ने अपनी तरफ से नहीं हटाया, मनीष सिसोदिया ने खुद इस्तीफा दिया। अच्छा, उसने खुद दिया? जी हाँ। तो इसलिए आप ये समझिए केजरीवाल भी भ्रष्टाचारियों के साथ उतना ही है, उसका पूरा लगाव उतना है। वो जो भाषण देता है वो तो एक उसकी मजबूरी है कि उसे एक चेहरा पहनना पड़ता है कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, लेकिन केजरीवाल को ही पता है मेरा भी रास्ता अंततः तिहाड़ जेल की जेल नंबर 4 के दरवाजे तक जा रहा है और वहाँ पर उनकी स्वागत की तैयारी होगी, ये मैं मानता हूँ। और वो जरूर जाएंगे क्योंकि उन्होंने जो कुकर्म किए हैं, जो कागजों में भ्रष्टाचार है, वो हमेशा जो उजागर होगा और होता रहता है। और इसीलिए केजरीवाल की सेहत अब कम हो रही है, चेहरा जो है टेंशन हो रही है उसको, मुरझा रहा है। जी जी जी। जो अंगूर जो था वो अब किशमिश में बदल रहा है। जी, पहले इसमें प्रशांत भूषण जैसे यानी बड़े सीनियर एडवोकेट हुआ करते थे और कविता गाते हैं, क्या नाम है उनका? कुमार विश्वास। कुमार विश्वास जैसे, या अपने मतलब आशुतोष को ही ले लीजिए, जो भी इस पार्टी में अच्छे पद पे आया है, बोलने वाले आए हैं, हम ये नहीं समझ पाए, जनता ये नहीं समझ पाई कि इन लोगों को हटाने का कारण क्या रहा है। हटाने का कारण यह है कि केजरीवाल को वो आदमी पसंद नहीं है जो बोलता है जी। इसे बेजुबान लोग पसंद हैं, गूंगे लोग पसंद हैं, बहरे लोग पसंद हैं, लूले लोग पसंद हैं, दिमाग से विकलांग लोग पसंद हैं। इन्होंने आप देखिए दिल्ली में जितने 3 लोगों को राज्यसभा में भेजा, जी, कोई बोलता है? नाम सुना है? नहीं। संजय सिंह कभी कभी आ जाते हैं, वो अपना प्रचार करते रहते हैं, बाकी 2 का नाम ही नहीं पता चलता। पता ही नहीं है, नाम ही नहीं पता लोगों को। जी जी। दूसरी बात, पूरी पार्टी के जो अगर इनकी नेशनल लीडरशिप देखेंगे आप तो पता चलेगा कि इनके पदाधिकारियों का नाम ही नहीं है। जी। पूरी पार्टी में 3 आदमी हैं, एक केजरीवाल है, एक कोई गुप्ता जी है वो जो है ट्रेजरर हैं, और एक दूसरे गुप्ता जी हैं वो सचिव हैं। वो जो सचिव साहब हैं वो दिल्ली में नहीं रहते, वो हिसार के कहीं के हैं, दूसरे का भी नाम कोई नहीं जानता। तो ये इतनी विकलांग पार्टी है जिसके एक नेता का नाम लोग जानते हैं, वो केजरीवाल है। बाकी जो है केजरीवाल नंबर 2 जो है वो सचिव है, केजरीवाल नंबर 3 जो है वो ट्रेजरर है। और इन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई थी तो इनकी पार्टी का मैंने संविधान मंगाया चुनाव आयोग से, और उसके जो स्थायी 100 मेंबर थे जो इसके निर्माता थे जिन्होंने पार्टी खड़ी की, उनमें अगर आप नाम देखेंगे तो प्रशांत भूषण का नाम नहीं है जी, शांति भूषण का नाम नहीं है जी, जी, योगेंद्र यादव का नाम नहीं है जी। केजरीवाल ने किन किन के नाम डाले? हाँ। एक कोई गली का धोबी था वो संस्थापक सदस्य है जी। एक चौकीदार था वो संस्थापक सदस्य है। अगर 100 संस्थापक सदस्यों के नाम ढूंढ लोगे तो शाजिया इल्मी का नाम जरूर था उसमें, हाँ, लेकिन उसको भी बाहर निकाल दिया। तो अगर आज के दिन देखेंगे कि 9 लोगों में 100 लोगों में जो कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक थे, जिनके भी नाम आप जानते हैं, उन सबको केजरीवाल ने पार्टी से बाहर निकाल दिया है। और पार्टी में गूंगे बहरे भेड़ जैसे लोग रखे हैं, ना जो बोलते हैं ना समझते हैं, अनपढ़ जाहिल गंवार मूर्ख और विकलांग, ये लोग जो है आज आप पार्टी की पूरी राष्ट्रीय राजनीति का चरित्र और चेहरा है। और यही वजह है कि केजरीवाल सिर्फ अपने को समझता है मैं ही मोदी जी का वो हूँ प्रतिरूप, मेरे अलावा कोई नहीं है। और हिंदुस्तान की पार्टियों की सबसे बड़ी कमी क्या है कि मायावती महिला है जी, उसकी पार्टी में कोई महिला नेता नहीं। तो पता ही कितनी विडम्बना है ये, यानी कि वो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते। केजरीवाल जो है खुद अपने अलावा कहता है मेरे अलावा कोई नहीं। तो अंग्रेजी की एक कहावत है कि आप मरे और जग प्रलय, कि अगर मैं मर गया तो जग में आग लग जाए, हमें क्या मतलब। बराबर। तो केजरीवाल की भी नीति यही है, वो कोई संस्था नहीं खड़ी करी। आम आदमी पार्टी कोई संस्था नहीं है, आम आदमी पार्टी कोई आप समझिए राजनीतिक आंदोलन नहीं है। आम आदमी पार्टी एक गिरोह है, जैसे दाऊद इब्राहिम का गिरोह है कि दाऊद इब्राहिम मर गया तो गिरोह खत्म, केजरीवाल जी खत्म तो आप खत्म। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी आपका हमारे चैनल पर लाइव न्यूज़ दिल्ली पे आने के लिए। नमस्कार।